नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 19वें अध्याय 19वीं संध्याय वस्ती विधि का पहला पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जहाँ से अपन ने पिछला वीडियो समाप्त किया था वहाँ से अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन ने कर लिया था बस्ती पुटक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे बस्ती प्रयोग। बस्ती प्रयोग स्टार्ट करेंगे आज। आस्थापन व अनुवासन का तुलनात्मक ज्ञान करके फिर उत्तर बस्ती के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बस्ती 3 प्रकार की थी, आस्थापन, अनुवासन और उत्तर बस्ती। आस्थापन को ही निरु बस्ती बोलते हैं, अनुवासन को ही स्नेह बस्ती बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया था। और जो उत्तर बस्ती है, जो योनि मार्ग और सीसन मार्ग से दी जाती है, वो उत्तर बस्ती कहलाती है, ठीक है। तो अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती में तुलनात्मक अंतर, इनके गुण, इनके लक्षण क्या क्या हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो पहला है अनुवासन बस्ती। अब आप ध्यान से देखना, ऊपर अनुवासन बस्ती है, इस तरफ आस्थापन बस्ती है। तो पहला पॉइंट है, गुदा मार्ग से दी जाती है, वह गुदा मार्ग से ही दोषों को बाहर निकालती है। कि जो कंटेंट है, जो औषधि है, गुदा मार्ग से इस बॉडी में प्रवेश कराई जाती है अनुवासन बस्ती में। और आस्थापन बस्ती में भी सेम ही है, गुदा मार्ग से दी जाती है और गुदा मार्ग से ही दोषों को बाहर निकालती है। ये स्नेह प्रदान होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्नेह प्रदान। तो अनुवासन बस्ती को ही स्नेह बस्ती बोलते हैं, ठीक है। अब है आस्थापन बस्ती, क्वाथ प्रदान होती है, रुक्षता बढ़ाती है। अब दोनों में डिफरेंस पता लग गया ना, कि ये स्नेह बस्ती होती है, स्नेह प्रदान होती है, और ये क्वाथ प्रदान होती है, मतलब बॉडी में रुक्षता बढ़ाएगी। सौम्य वह बलकारी होती है, स्रोतस शोधन करती है। सौम्य होती है, बल प्रदान करती है पूरी बॉडी को, और स्रोतसों का शोधन करती है। कौन सी बस्ती? अनुवासन बस्ती। अब ये है जो आस्थापन बस्ती, वो क्या करती है? तीक्ष्ण होती है, दोषों का शोधन करती है, दोषों को बॉडी से बाहर निकालती है, उनका मतलब पूरे बॉडी को स्वच्छ बनाती है, उसका शोधन करती है, जो भी कुपित दोष है उनको बाहर निकालती है। अब है योग्य रोगी। कौन किस को आस्थापन बस्ती दी जाती है, किस को अनुवासन बस्ती दी जाती है वो। तो पहली थी अनुवासन बस्ती में योग रोगी, गुल्म, प्लिया, निराम, अतिसार, जीर्ण ज्वर, प्रतिसाय, शुक्र ग्रह, वात ग्रह, रजोनाश, अस्मरी व दारुण वात रोग, विशेषकर यहाँ तक वात रोग में। अब देखो मैं आपको एक एक का मीनिंग बताता हूँ। गुल्म यानी पेट में एक तरीके से गांठ। प्लिया का मतलब आप समझ सकते हो। निराम, अतिसार, निराम मतलब बिना आम के जो आम, निराम अतिसार, बिना आम का जो अतिसार होता है, मतलब डिसेंट्री होता है, डायरिया होता है, वो जिसमें आम ना हो। जीर्ण ज्वर, पुराना बुखार, ठीक है। प्रतिसाय यानी जुकाम। शुक्र ग्रह और वात ग्रह, शुक्र से संबंधित और वात से डीजी वात दोष से। रजोना, जिसका रज का नाश हो गया हो। अस्मर यानी पथरी, और दारुण वात रोग, जो खतरनाक वात रोग होते हैं ना, जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो सभी। तो योग रोगी, इन सब में अपन अनुवासन बस्ती मतलब स्नेह बस्ती दे सकते हैं। अब आस्थापन बस्ती क्या है? सेम, मतलब इन सभी में भी आस्थापन बस्ती दे सकते हैं, मतलब सेम। अब देखो विशेषकर दे रहा है नीचे, अति अग्नि और रुक्ष रोगी, शुद्ध वात रोगों में ये बोलता है कि अति अग्नि, जो तीव्र अग्नि हो ना, उसमें अपन को अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। और रुक्ष रोगी और शुद्ध वातज रोगों में अपन को विशेषकर अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। लेकिन आस्थापन बस्ती नहीं देते। किन किन रोगों में? अति अग्नि में और रुक्ष रोगी में आस्थापन बस्ती नहीं देते। क्यों नहीं देते रुक्ष रोगों में? क्योंकि आस्थापन बस्ती जो ये वाली बस्ती है, ये लाइन वाली, रुक्षता बढ़ाती है। अगर रुक्ष रोगी में देंगे तो कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी। ओके। अब आता है अयोग्य रोगी। किनको बस्ती नहीं करवानी है? आपने अपना प्रैक्टिस हॉस्पिटल डाला प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। पेशेंट आया और आपने बोला बस्ती लिखो, और उनमें से अगर ये रोगी हुआ, इन सभी रोगियों को हुआ, मतलब तो आपको नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अयोग्य रोगी है अति स्निग्ध, अतिकृस्त, आम अतिसार, श्वास का सल्ला, सिक्का, अर्श, मंदाग्नि, कुष्ठ, प्रमेह, वृद्धोदर, छिद्रोकर, दकोदर, साप्त माह तक की गर्भवती। ओके। तो जो अति स्निग्ध, जिसका मतलब इसने बहुत ज्यादा बॉडी में कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अतिकृष्ट, बहुत ज्यादा कमजोर है, पतला है। आम अतिसार, मतलब जो डिसेंट्री और डायरिया उसमें आम आ रहा हो, मतलब कफ साथ में आ रहा हो, स्लेश में साथ आ रहा हो। श्वास का सल्लास,
अस्थमा, डिजीज, संबंध, खांसी और अल्लाह मतलब लाला स्राव। हिक्का, हिचकी। अर्श यानी पाइल्स, मंदाग्नि जिसकी अग्नि थोड़ी मंद हो। ओके। कुष्ठ, कुष्ठ यानी त्वचा संबंधी विकार। प्रमेह यानी डायबिटीज। और वृद्धोदर, छिद्रोदर और दकोदर ये पेट से संबंधित रोग हैं, ठीक है। और 7 माह तक की गर्भवती जिसका मतलब पेट में 7 महीने तक का बच्चा हो, उनको कभी भी अनुवासन वस्ती नहीं देनी चाहिए। इसी तरीके से सामने उसमें आस्थापन वस्ती में दे रखा है, सेम मतलब नहीं देनी चाहिए। ओके। अब विशेष कर दे रखा है इसमें नीचे कि पांडु, कामला, कृमि और कफज रोग, अभिसंधि, कफोदर, अपची और गलगंड और सलीपत, इनमें तो अपन को देनी नहीं है, अनुवासन वस्ती देनी नहीं है, मतलब जो स्निग्ध वाली वस्ती है वो देनी नहीं है। पांडु मतलब एनीमिया, कामला, ठीक है, जॉन्डिस टाइप का, कृमि, कफज रोग, अभिसंधि जिसमें मतलब स्रोत अवरुद्ध हो, कफ का उत्क्लेशन हो, कफोदर, अपची ये पेट से संबंधित है, अपच, गलगंड आप समझते ही हो, सलीपत यानी हाथी पांव, इसमें आपको ये सब देने नहीं है। मतलब आस्था अनुआसन वस्ती तो देनी नहीं है, लेकिन आस्थापन वस्ती दे सकते हैं। ये विशेषकर वाले डिजीज है ना, इनमें तो अपन को ये नहीं देनी, लेकिन इसमें दे सकते हैं, मतलब आस्थापन वस्ती दे सकते हैं। अनुवासन नहीं दे सकते, आस्थापन दे सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। प्रयोग काल, अनुवासन वस्ती भोजन के तुरंत बाद दी जाती है। कि जो अनुवासन इसने वस्ती है ना, वो भोजन के तुरंत, भोजन कराया उस व्यक्ति को, उसको तुरंत बाद में। और आस्थापन वस्ती खाली पेट दी जाती है। अब देखो ये छोटे छोटे अंतर आपको याद रखना है कि आस्थापन क्या है, अनुवासन क्या है, निरू क्या है, स्निग्ध क्या है, वो मैं आपको एक एक अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। अब दोनों में हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो अनुवासन वस्ती भोजन के तुरंत बाद दी जाती है और आस्थापन वस्ती खाली पेट दी जाती है, ठीक है। मात्रा, निरूवस्ती मात्रा के पादांश या चतुर्मात्रा अनुवासन वस्ती में प्रयुक्त होती है। इसकी मात्रा कर्ष प्रमाण में होती है। निरूवस्ती मात्रा के पादांश या चतुर्थ मात्रा अनुवासन वस्ती में प्रयुक्त होती है। मतलब जितनी क्वांटिटी, जितनी भी मतलब लिक्विड वस्ती निरूवस्ती में यूज होती है, उसकी चतुर्थ प्रमाण, पादांश या चतुर्थ मात्रा, उसकी जो चतुर्थ हिस्सा है वो अनुवासन वस्ती में यूज होता है। और इसकी मात्रा कर्ष प्रमाण से होती है, कर्ष, ठीक है। एक वैस की मात्रा 24 कर्ष है। एक वैस की मात्रा, वैस में 24 कर्ष अपन दे सकते हैं वस्ती। अब ये आस्थापन वस्ती में क्या बनाए, प्रथम वर्ष, मान लो प्रथम वर्ष में 1 प्रकुंच 1 पल, प्रत्येक वर्ष 1 बल बढ़ाए, तो 12 वर्ष 12 प्रकुंच 6 प्रसूत, प्रत्येक वर्ष 1 प्रसूत बराबर 2 प्रकुंच बढ़ाए। अब है 16 वर्ष बराबर 24 प्रकुंज मतलब 12 प्रसूत। ये आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, कंफ्यूजिंग वाला है पॉइंट ये, जो मात्रा वाला है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि मात्रा वाला एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती में मात्रा किस तरीके से, उसका मैं डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। आपको अगर आपको समझ में आ रहा था इसी वीडियो से अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसलिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मात्रा के ऊपर। शायद इसका अगला वीडियो मात्रा के ऊपर हो सकता है, या फिर चैप्टर के अंत में, क्योंकि भाई ये टॉपिक मिसिंग था, तो मात्रा किस तरीके से होती है, इनका एक कितना मान होता है, कितना, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। 200 के अनुसार संख्या इंपॉर्टेंट है ये, तो इस पॉइंट को आप याद ऐसे कैसे याद कर सकते हो मात्रा वाले को, या फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब देख लेना। तो 200 अनुसार संख्या, कफज रोगों में 1 या 3, पित्तज रोगों में 5 या 7, और वातज रोगों में 9 या 11। मतलब ये बोल रही है कि भाई कितनी वस्तियाँ लगानी है किसी व्यक्ति को। अगर मान लो कोई कफज रोग वाला व्यक्ति है तो अनुवासन वस्ती 1 या 3 लगा सकते हो, पित्तज रोगों में 5 या 7 लगा सकते हो, वातज रोगों में 9 या 11, हमेशा विषम संख्या में प्रयुक्त होती है। अब देखो, कफज रोगों में 3, पित्तज रोगों में 2 और वातज रोगों में 1, जो आस्थापन वस्ती है उनकी संख्या कितनी है, कफज में 3 है, पित्तज में 2 है, वातज में 1 है। ये आपको याद रखनी। अब यहाँ पे कफज में कम क्यों है, यहाँ पे वातज रोगों में 11 क्यों है, यहाँ पे कफज में ज़्यादा है लेकिन वातज में कम है, ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। कि कफज ये अनुवासन वस्ती है, तो अनुवासन वस्ती स्निग्धता लाती है, तो वातज रोगों में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए 9 या 11। और स्निग्धता ला रही है तो कफज रोगों को ज़्यादा नहीं सकते, क्योंकि स्निग्धता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं तो रोग पैदा होंगे।
और ये क्या लाती है, बॉडी में रुक्षता लाती है। तो कफज रोगों में रुक्षता की जरूरत होती है, इसलिए ये ज़्यादा होती है। वातज रोगों में ज़्यादा रुक्षता लेके आएंगे तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कम होती है वातज रोगों में। तो ये अंतर जो मैंने बताए थे तुलनात्मक सारणी के हिसाब से, मात्रा के अलावा, मात्रा वाला टॉपिक में अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर, आपको याद होनी चाहिए। और आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन आता है आंसर में। अब आता है बस्ती प्रयोग विधि, अनुवासन व आस्थापन बस्ती। अपन अभी अनुवासन और आस्थापन बस्ती कर रहे हैं, उनके तुलनात्मक अध्ययन कर लिया अपन ने। उत्तर बस्ती का अपन ने नाम तक नहीं लिया, क्योंकि उत्तर बस्ती का अपन अलग से सेपरेट स्टडी करेंगे। अब बस्ती प्रयोग विधि, ये बस्ती किस तरीके से करनी चाहिए वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इसको पूर्व क्रम में, प्रधान क्रम में, पश्चात क्रम, जैसे कि अपन बमन विरेचन किए थे पूर्व क्रम प्रधान क्रम, उसी तरीके से इसको भी बांटा है 3 क्रम में। जब विधि आती है, विधि इसी तरीके से लिखी जाती है। थैंक यू। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ। धन्यवाद।